हाँ, तो थोड़ी देर हो गई, पर आ ही गया चैप्टर 3, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अगर कोई भी इंसान अगर स्काई की तरफ देखता है, आसमान की तरफ, तो उसे क्या दिखता है? उसे प्लैनेट्स और स्टार्स दिखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये यूनिवर्स कहाँ से आया और इसकी कोई बिगनिंग है? एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। वो कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसकी एक बिगनिंग है। पर एक दूसरा क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि क्या हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड भी कर रहा है? तो इसको लेकर 1915 में आइंस्टाइन चचा ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट किया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। पर कैसे? उस वक्त तो ये था ही नहीं कि यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो सकता है। फिर आइंस्टाइन ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से उसने एक कांस्टेंट लगा दिया अपने इक्वेशंस में, और जिसको हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। वहाँ पे हर कोई यही बिलीव करता था कि ये जो यूनिवर्स है ये एजलेस है। पर उसके बाद हुई हमारी हीरो की एंट्री 1924 में, जब एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ये देखा कि जो दूसरी गैलेक्सीज़ हैं वो हमसे लगातार दूर जा रही हैं। और क्योंकि उन्होंने ये पाया कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो ब्लू से शिफ्ट होके रेड हो रही थी, तो इसी इफ़ेक्ट को भी हम डॉपलर इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसने ये प्रूव कर लिया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। पर ये तो बात सामने आ गई कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, पर बिग बैंग थ्योरी को किसने प्रूव किया? 1965 में दो अमेरिकन फिजिसिस्ट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इन न्यू जर्सी में दो फिजिसिस्ट थे, आर्नो पेंजियस एंड रॉबर्ट विलियमसन। उन्होंने वो तो आराम से अपना माइक्रोवेव डिटेक्टर टेस्ट कर रहे थे कि ये सही है या सही काम नहीं कर रहा। फिर उसी वक्त पेंजियस और विलियमसन दोनों घबरा गए, क्योंकि उन्होंने एक वॉइस सुनी जिसमें था कि एक पिकिंग नॉइस थी, मतलब चुभने वाली। फिर उन्होंने समझा कि ये कोई और चीज़ होगी, पर फिर उन्होंने पूरे डायरेक्शंस में इन सब चीज़ों को टेस्ट किया, तब भी ये नॉइज़ आ रही थी और हर जगह सेम ही रिज़ल्ट मिल रहे थे। तो इसी से उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड गलती से ढूंढ लिया, और फिर उनको 1978 में नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया। उसी वक्त जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक रशियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रेडमिन ने स्टडी करना शुरू किया और इसे एक्सप्लेन करना शुरू किया और अपने 3 मॉडल्स बताए। उसका पहला मॉडल ये था कि बिग बैंग से लेकर बिग क्रंच, यानी बिग बैंग यूनिवर्स की बिगिनिंग और बिग क्रंच यूनिवर्स की एंडिंग। और दूसरा था बिग बैंग टू एक्सपेंडिंग, यानी शुरुआत और फैलाव। और तीसरा था बिग बैंग टू कांस्टेंट, यानी शुरुआत से लगातार चलता हुआ। 2 रशियन साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि जो फ्रेडमैन का सेकंड मॉडल है वो एबल है, वो यूनिवर्स को एक्सप्लेन सही तरह से करता है, बट वो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं कर सकता। उधर ही 1965 में रोजर पेनरोज उन्होंने ये दिखाया कि जो स्टार होता है वो अपने ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाता है, और उसका जो सरफेस एरिया होता है वो इवेंचुअली श्रिंक हो जाता है 0 साइज़ पे। अगर वॉल्यूम श्रिंक हो गया है तो डेंसिटी को इनफाइनाइट होना चाहिए। और पेनरोज ने ये सिर्फ स्टार्स पे ट्राई किया, और सिंगुलैरिटी ऑफ बिग बैंग इसको किसी ने प्रूव नहीं किया। पर उसके बाद स्टीफन हॉकिंग उस वक्त ही एक रिसर्च स्टूडेंट थे और एक बीमारी में मुबतला थे, मोटर न्यूरॉन डिजीज़।
और फिर 1965 में जब हॉकिंग ने पेनरोज की थ्योरम पढ़ी तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये कोलैप्स हो रहा है एक सिंगुलैरिटी में, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये एक सिंगुलैरिटी से एक स्टार बना सकता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो ये प्रूव हो जाता है, और ये जो कोलैप्शन है और ये जो कोलैप्स हो रहा था वो एक एक्सपेंशन हो जाएगा और ये बिग बैंग सिंगुलैरिटी प्रूव हो जाएगी। अब इसमें हमने सिर्फ सिक्के के एक ही साइड को देखा है और सिक्के का दूसरा साइड देखना अभी बाकी है। मेरा मतलब ये है कि इस चैप्टर में अभी हमने सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स एक मेन ब्रांच को डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर कंबाइन हो जाए तो हमें एक सिंगल क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।